तो बच्चों आज हम लोग रिवाइज करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्लास 12 का जो सिलेबस है वो सबसे पहला टॉपिक उसमें है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, कंडीशन। जहाँ पे एक इवेंट पहले से हो चुका हो और उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, वहाँ पे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। तो मान लेते हैं ई और एफ दो इवेंट्स हैं, ठीक है, एसोसिएटेड विथ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। और अगर आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, E/F की प्रोबेबिलिटी डिफाइंड कैसे होता है हमने पढ़ा है, E∩F की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई F की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इफ वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ F इफ E हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसे हम लिखते हैं P/F/E। तो जैसे हमने ऊपर का लिखा है फॉर्मूला, सेम वैसे ही हम लिख सकते हैं F∩E डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और E की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब इसका यूज, इसका एग्जांपल देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अ फैमिली हैज 2 children. What is the probability that? What is the probabilities that both children are boys given that at least one of them is a boy, given that at least one of them is a boy, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, बहुत ही सिंपल है। एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सैम्पल स्पेस में क्या क्या इवेंट हो सकते हैं। हो सकते हैं कि दोनों ही चिल्ड्रेन गर्ल्स हो, दोनों ही चिल्ड्रेन बॉयज हो सकता है यंगर इज अ गर्ल एंड एल्डर इज अ बॉय, या यंगर इज अ बॉय एल्डर इज अ गर्ल, ठीक है। आप इसको एल्डर इसको यंगर ले सकते हो, तो एल्डर यंगर दोनों यहाँ पे चिल्ड्रेन गर्ल्स हैं, यहाँ पे एल्डर और यंगर दोनों ही चिल्ड्रेन बॉयज हैं बी, और यहाँ एल्डर इज अ गर्ल, यंगर इज अ बॉय, elder is a boy and younger is a girl. What we have to find? We have to find the probability that both children are boys. तो सबसे पहले जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ई नाम देते हैं, both children are boys। इसमें कौन सा आउटकम आएगा, बी। एंड व्हाट इज द कंडीशन गिवन, हमें किस कंडीशन में दोनों चिल्ड्रन बॉयज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो एफ गिवन है, इसको आप एफ नाम दे दो। जो कंडीशन गिवन है उसका उस इवेंट को आप लिख लो, उसमें क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय में कौन कौन से केसेस आएंगे, बी भी हो सकता है, जी एंड बी जी। तो अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्या डेफिनेशन है, E∩F की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई एफ की प्रोबेबिलिटी। अब E∩F, E और F में कॉमन क्या है यहाँ पे, E∩F कौन से आउटकम है जो E और F दोनों में कॉमन है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो आउटकम है बी, ये E और F दोनों में कॉमन है, बी। अब हम देखते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस में टोटल 4 आउटकम्स है और E∩F में केवल एक ही आउटकम है, तो E∩F की प्रोबेबिलिटी होगी
1/4 डिवाइडेड बाई एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एफ में कितने आउटकम्स हैं 3, सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं 4, तो एफ की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4 और व्हेन वी सिंप्लीफाई वी विल गेट 1/3। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है कि दोनों चिल्ड्रन के बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो इसका आंसर जो आएगा वो है 1/3। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए एक बैग है और उस बैग में आपके पास कुछ ब्लैक और कुछ वाइट कलर की बॉल्स हैं और आपसे कहा जाता है कि आप एक एक करके बॉल निकालो, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों बॉल्स ब्लैक हो अगर बॉल को निकाल के नहीं रखा गया। ये एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो मान लेते हैं कि हमारे पास ई और एफ दो ही इवेंट है किसी भी सैंपल स्पेस एस से एसोसिएटेड, और पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, आपके पास दो इवेंट है ई और एफ, तो दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी यूज होगा। मान लीजिए पी ई ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये कहाँ से आया, जैसे हम लोग लिखते हैं पी ई स्लैश एफ, ठीक है, क्या लिखते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। यहां से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी के लिए हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि एक अर्न है उसमें 10 ब्लैक और 5 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है, अर्न मीन्स कोई पॉट, इसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। इस अर्न में 10 ब्लैक और 5 वाइट बॉल्स हैं। हियर 2 balls are drawn from urn one after the other without replacement। इसमें से क्या करते हैं, 2 बॉल्स निकालते हैं हम और एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकाला फिर हमने रखा नहीं, तो हमने एक बार बॉल निकाला और उसके बाद फिर दूसरी बार भी बॉल निकाला, 2 बार हमने इसमें से बॉल निकाला। 2 इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं, फर्स्ट ड्रॉ में और सेकेंड ड्रॉ में। तो फर्स्ट ड्रॉ में हमें निकालना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। मीन्स पहली बार हमने जब बॉल ड्रॉ किया फर्स्ट ड्रॉ में, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे टोटल है 15 बॉल्स, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 10/15। अब फर्स्ट ड्रॉ में ये एक इवेंट पहले से हो गया है, एक बॉल निकाला गया, उसके बाद हमसे पूछा गया है कि दोनों बॉल्स के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो एक बॉल आप पहले से ही निकाल चुके हो। अभी इसमें कितनी बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स 15 थे, एक बॉल्स निकाल दिया, फिर उसको वापस से इसमें नहीं रखा गया, अभी इसमें 14 बॉल्स हैं। और अभी ब्लैक बॉल कितने हुए, अगर पहली बार ब्लैक निकल चुका है तो दूसरी बार जो ब्लैक है वो केवल 9 ही है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये थ्योरम अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली बार तो 10/15 है और दूसरी बार ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी है 9/14। अब हमें क्या चाहिए, हमें दोनों बार जो बॉल है वो ब्लैक चाहिए, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो E/F की प्रोबेबिलिटी लिखा गया है, ये तब है जब पहली बार ब्लैक बॉल निकल गया था और दूसरी बार भी बॉल ब्लैक निकला। और F क्या है, F है कि फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल, तो फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल है
तो ये हमारा है ई इंटरसेक्शन एफ, हम अज्यूम कर सकते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा ई है, और ये जो इवेंट है ये है ई या एफ स्लैश ई। ई मीन्स फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट ड्रॉ में बॉल ब्लैक निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी 10/15। ई इवेंट हो चुका है, फिर दूसरी बार जब हमने इसमें से बॉल निकाली तो वो भी ब्लैक निकला। एफ क्या है? एफ मतलब है सेकेंड ड्रॉ में। ई है इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल एट फर्स्ट ड्रॉ, और एफ है इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल एट सेकेंड ड्रॉ। तो दोनों को क्या करेंगे? बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें ई स्लैश एफ और एफ की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास है एफ स्लैश ई इंटू पी ई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 9/14 और 10/15 को, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई हो रहा है, फाइव भी कैंसिल, 3/7 इसका आंसर है। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ स्पेस कम है तो करने में दिक्कत हो रही है। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे बेस थ्योरम। अब हम लोग बेस थ्योरम देखेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखा हमने, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखा, और इसके बाद हमारा टॉपिक है बेस थ्योरम, और जो लास्ट टॉपिक है वो है रैंडम वेरिएबल मीन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। बेस थ्योरम क्या है? बेस थ्योरम में आपको कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स दिए होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि एक बार में कोई एक ही इवेंट हो सकता है। तो इन जनरल हमने मान लिया कि हमारे पास E1, E2, En तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं इन जनरल, और एग्जॉस्टिव का मतलब कि सबको अगर यूनियन कर देंगे तो वो सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाएगा। E1, E2, E3, En सबका जो यूनियन होगा वो सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाएगा। और एक कोई भी इवेंट है जिसकी की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, यानी कोई ना कोई इसमें आउटकम है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, किसी भी ई की, E1 की, चाहे E2 की, चाहे E3 की, विथ रिस्पेक्ट टू ए व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, और E1 या E2 या E3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है जिसे हम लोग यूज करते हैं। और इसके एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन जैसे एक लिखा गया है यहाँ पे, बैग वाला और बॉल वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कुछ एग्जाम में। बैग 1 है जिसमें कि 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और एक दूसरा बैग है बैग 2, इसमें 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, हमारे पास दो बैग हैं, बैग 1 और बैग 2। बैग 1 में 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और बैग 2 में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। हमने एक बॉल निकाला एट रैंडम किसी भी बैग से। तो हमारे यहाँ पर दो सिचुएशन हमारे पास है, हमारे पास दो बैग्स हैं और दोनों बैग्स में हमारे पास रेड और ब्लैक बॉल्स हैं, और हमने सबसे पहले तो बैग सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें बॉल निकालना है। तो हमने एक बैग सेलेक्ट किया, उसके बाद जो बॉल है वो रेड मिला। अगर हमसे केवल ये कहा जाता कि बैग 1 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो हम बोल देते 3/7, या बैग 2 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो हम कह देते कि 5/11। बट यहाँ कंडीशन क्या दी है कि हमने बॉल निकाला और वो बॉल रेड मिली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 से था। तो अब यहाँ हमारे पास E1 और E2 क्या है? E1 और E2 है, पहले तो बैग सिलेक्ट करना है हमें। तो ये हमारा हो गया E1 और E2, मान लिए ये हमारे दो बैग है। ठीक है, E1 हो गया बैग 1 को सिलेक्ट करना इवेंट, और E2 इवेंट है बैग 2 को सिलेक्ट करना, बैग 2। बैग 1 में हमारे पास 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है, बैग 2 में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। तो सबसे पहले हमें E1 और E2 को आइडेंटिफाई करना है। तो E1 हो गया इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1, E2 है इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग 2। ए इवेंट क्या है? लिखा है ना, एक बॉल निकाला, वो बॉल रेड मिली, तो बॉल का रेड मिलना ही इवेंट ए है।
ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो ए इवेंट हो गया इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, इसे हम ई भी नाम दे सकते हैं और यहाँ पे तब हम यहाँ ई यूज करेंगे। अब हमें ए की प्रोबेबिलिटी इवन, ए स्लैश इवन की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इवन इवेंट हुआ, उसके बाद ए इवेंट हुआ, इवन के होने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए इफ इवन हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी अगर हमने बैग 1 सेलेक्ट कर दिया तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बैग 1 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी वी कैन कैलकुलेट 3/7, बैग 2 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ए स्लैश E2 की, सेकेंड बैग को अगर हमने सेलेक्ट किया यानी E2 अगर इवेंट पहले हुआ तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी बैग 2 को अगर सेलेक्ट किया तो रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो ये है 5/11। अब ये विजिबल है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि जो बॉल था वो बैग 2 से था, यानी कि पहले हमें रेड बॉल मिला, ए इवेंट पहले हो गया, रेड बॉल मिल चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 से था, तो बैग 2 को सिलेक्ट करना, हमने E2 नाम दिया इसे, तो हमें निकालना है E2 की प्रोबेबिलिटी अगर ए इवेंट पहले हो चुका है। तो इसके लिए आप बेस थ्योरम लिखेंगे, क्या करते हैं पहले इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं, PA स्लैश E2 इंटू PE2, डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, अब डिनोमिनेटर में हमें टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी है, मतलब रेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही केस में, तो E1 और E2 दोनों के लिए हमें लिख के सम करना है, तो हम यहाँ पे टोटल में लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं PA स्लैश E1 इंटू PE1 प्लस PA स्लैश E2 इंटू PE2। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हमारे पास ए स्लैश E1 की प्रोबेबिलिटी भी है, ए स्लैश E2 की प्रोबेबिलिटी भी है, और PE1 PE2 इनकी प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 बैग हैं तो हम किसी भी बैग को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो E1 को या तो E2 को, मतलब या तो बैग 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी E1 की प्रोबेबिलिटी भी 50% है, E2 की प्रोबेबिलिटी भी 50% है, तो PE1 और PE2 की वैल्यू यहाँ पे है, PE1 PE2 दोनों इक्वल है और इनकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग बेस थ्योरम के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और फिर यहाँ से हमें रेड बॉल बैग 2 से बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, बैग 2 से बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर बॉल रेड हो तो,